क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? असर्शन यानी कथन और कारक वाले क्वेश्चन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो एक कथन है ह्यूमंस आर एबल टू लर्न एंड रिमेंबर न्यू थिंग्स इन मोटर एंड कॉग्निटिव डोमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। यानी मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। यानी जो व्यक्ति का जीवन है तो वो मोटर स्किल्स भी सीख सकता है अपने टाइम के साथ। आप कोई स्पोर्ट्स, मान लीजिए आपको 20 की उम्र में आपने कभी लॉन टेनिस नहीं खेला, आपका मन किया 35 में सीख सकते हैं, तो मोटर स्किल्स भी आप टाइम के साथ सीख सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। और कॉग्निटिव डोमेन्स में भी, यानी आप अपनी संज्ञान को, अपनी समझ को, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, सीखने में, जानने में, तो वो एज के साथ भी चीजें सीख रहे हैं, अपने आप को फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, है ना। मेरे जैसे भी हो सकते हैं कुछ इस तरह के लोग। तो अगर हम बात करें, देख रहे हो तारीफ कर रही हूं, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं? थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन काम कर सकते हैं, सीखते रह सकते हैं। ये ह्यूमंस में एबिलिटी होती है। बात तो सही लग रही है सुनने में। इसका रीजन क्या दिया है? आउटकम ऑफ अ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली चेंज्ड इन लेटर ईयर्स। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। मतलब ये पहली जो स्टेटमेंट था, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया व्यक्ति जो ह्यूमंस हैं वो एबल हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो जीवन भर सीखते रह सकते हैं, चाहे वो फिजिकल स्किल्स की बात करें, हम मोटर स्किल्स की बात करें, या कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक पक्ष दिमाग की बात करें, वो डेवलप करते रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका रीजन ये नहीं है कि अगर बचपन के एक्सपीरियंसेस बच्चे के खराब हो गए हैं, एक डेप्राइव्ड चाइल्डहुड है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बाद में ठीक किया जा सकता है। अगर बच्चे को बचपन में माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, वो मतलब कुपोषण का शिकार हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई घटना घट गई बचपन में, या कोई और चाइल्ड अब्यूज का शिकार हो गया, तो वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो चीज इतना ईजी नहीं होता उसको टैकल करना, और बहुत सारे केसेस में उसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो आपके अर्ली ईयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, जो बच्चे का बचपन है बेसिकली, वो बहुत ही जरूरी है। 10, 12, 15 साल तक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्ली ईयर्स उसके आगे तक काम आएंगे, वो बेस का काम करेंगे। तो हम यहां ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो बचपन में डेप्राइव्ड है जिस चीज के लिए वो चीज बाद में आसानी से ठीक की जा सकती है। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई बचपन में, ठीक से दवाई ना मिलने के कारण, खाना ना मिलने के कारण, अच्छा माहौल ना मिलने के कारण, तो बेस खराब हो गया ना, बेस बाद में कैसे ठीक होगा? तो ये बात फॉल्स है, गलत है। ठीक, ये बात सही थी कि हम में सीखने की क्षमता है हमेशा के लिए, हमेशा तक हम सीख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भैया बीमारी हो गई कोई, तो है ना, कैंसर आज हुआ है और इलाज कराएंगे जब आप दुनिया से चले जाएंगे, तो वो वाला काम नहीं हो सकता। तो ये ट्रू है, ए ऑप्शन जो ये है, असर्शन है, कथन है, वो सही है। इसका कारक या कारण सही नहीं है। तो बोथ ए एंड आर तो नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई समस्या बताइए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट। भाई एक एग्जांपल है, इसका क्या मतलब है? विकास के सिद्धांत के बारे में ये जो एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, ये क्या कहता है? तो एग्जांपल है द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट टेक अ स्ट्रेट पाथ। यानी बच्चे का जो विकास है वो रेखा में, सीधी रेखा में नहीं होता, स्ट्रेट पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट टर्न्स बैक एंड फोर्थ, मूव्स फॉरवर्ड अगेन। यानी बच्चे का जो विकास है वो ऐसे होगा, है ना, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। एक स्टेज में आपके हाथ पैरों की लंबाई, आपके शरीर की लंबाई बढ़ रही है, दूसरी स्टेज में लंबाई रुक गई है, लेकिन आपके अंदर क्षमता या पावर आ रही है। मतलब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे जाएगा विकास, फिर पीछे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, मजबूती आएगी उसमें, और फिर आगे जाएगा। इसको स्पाइरल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी तो सारी दुनिया में एक जैसी एडवांसमेंट, यस, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट, चक्रीय बढ़ोतरी या चक्रीय विकास का या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत कहते हैं। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? हम बिल्कुल समझेंगे इस बात को। इस बात को समझने में किसी को भी कोई परेशानी, कोई दर्द, कहीं भी कुछ भी हो तो बता दीजिए। हाँ, हम आज बोले थे आसिफ कि आज ईवीएस कराएंगे, बट हम नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मंडे करा देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। अभी चैप्टर्स भी कराने, एक प्लान, जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आता है तो एक प्लान आपके सामने आ जाएगा कि क्या क्या हम कैसे कैसे करने वाले हैं सीटेट की तैयारी में। ठीक, अभी जो चल रहा है वो सब काम का ही है, ऐसा तो नहीं है ये काम का नहीं करना, तो हमें ये भी है ना, ये सारे सेट्स लगाने ही है।
डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन नहीं होती डेवलपमेंट की, याद रखिएगा मल्टी डायरेक्शनल होता है, बहुआयामी। डिसकंटिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, जब तक प्याजे ना लिखा हो डिसकंटिन्यूअस के साथ नहीं जाएंगे, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मेनी पेरेंट्स डिमांडेड अ बैन ऑन द पॉपुलर कार्टून शो शिनचैन, यानी बहुत सारे अभिभावकों ने ये डिमांड की कि भैया ये शिनचैन नाम के शो को बंद करो, क्योंकि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, उनको गलत व्यवहार सिखा रहा है, और बच्चे घर में भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो शिनचैन में देख रहे हैं कि शिनचैन कुछ भी करता रहता है, तूफानी बच्चा है, परेशान करता है, बदतमीजी करता है, और ये शिनचैन देख देख करके बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने ये कंप्लेंट की, और आपने देखा था एक टाइम पे शिनचैन जो है बैन भी हुआ था, ठीक है। कार्टून था, एक शो था, अभी भी आता होगा कहीं ना कहीं, ठीक। एज देयर चिल्ड्रन वर इमिटेटिंग द सेंट्रल कैरेक्टर्स अनरूली बिहेवियर, जो सेंट्रल कैरेक्टर था यानी जो मुख्य, जो उसमें क्या कहेंगे हीरो है एक तरह से उस कार्टून का, शिनचैन, उसके व्यवहार को इमिटेट कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कि उसका जो अनुशासनहीन व्यवहार है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, नहीं तो शौर्य होता तो उसको याद रहता है, उसकी लाइंस होती थी शिनचैन की, कुछ जैसी हरकतें वो करता था। तो दिस इलस्ट्रेट्स डैश इज और आर एन इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, यानी इससे क्या पता लगता है, हमें देख लेते हैं क्या पता लगता है। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, है ना। वो मम्मी को मिसेस मेहता कह के बोलेगा तो वही बोलेंगे, ठीक। हालांकि वो बाहर का शो था, मिसेस मेहता तो नहीं बोलता था, ठीक है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें, अगर हम इस केस में बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है, यह बच्चों के सामाजिकरण यानी समाज में रहने के जो तौर तरीके हैं उस पर जो प्रभाव है किसका, मीडिया का, है ना, मीडिया का, कि भाई जो वो टीवी में देखते हैं, कार्टून नेटवर्क पे देख रहे हैं, उससे उनको लगता है कि भैया जब शिनचैन बोल सकता है तो हम भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है, या कहेंगे इंपॉर्टेंट एजेंट है मीडिया। ये पीयर्स में थोड़ा ना है, शिनचैन उनका साथी थोड़ी है, बराबर में थोड़ी रहता है नेबरहुड में, कोई धर्म और रिलीजन की भी बात नहीं है, मीडिया का संबंध है इससे सीधा सीधा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। Which of the following statement about progressive education? Progressive education, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, याद कीजिए जॉन डीवी जिनको हम कह रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को महत्व देते हैं जॉन डूई। तो ये करके सीखने की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात इस बारे में सही है, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में बच्चा जहां एक्टिव होगा वही आंसर सही होगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, आगे बढ़ते हुए शिक्षा है जो समय के साथ बदल रही है, बेहतरी के लिए शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता और प्रोग्रेसिव एजुकेशन पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि लेक्चर मेथड क्या है, चॉक एंड टॉक मेथड। चॉक का इस्तेमाल किया, टॉक का इस्तेमाल किया, बच्चे बोर हो रहे हैं सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेक्चर मेथड वैसे भी बड़े बच्चों के लिए ठीक होता है, वैसे बोरिंग मेथड है एक व्याख्यान विधि। बी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हमने ज्यादातर इसी से पढ़ाई की है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एंड रैंकिंग। देखो रैंकिंग हो रही है, लास्ट में सिर्फ साल के अंत में टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं और रैंकिंग नहीं होती, लेबलिंग नहीं होती, बच्चों पे ठप्पा नहीं लगाना होता। सी ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड असेसमेंट थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। ये बात सही है, बच्चे यहां सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ये चाइल्ड सेंटर्ड है कि डिफरेंट तरीके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और असेसमेंट के तरीके हैं, वैरायटी ऑफ मेथड्स का यूज करके लर्निंग हो रही है। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन का आकलन शामिल है ना। मतलब डिफरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं बच्चों को, वैरायटी ऑफ मेथड से सिखा रहे हैं, यानी बच्चा एक्टिव होगा, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो मेथड्स में भी वैरायटी होनी चाहिए। फिर आता है डी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड दे के कोई लंबा गेम नहीं चलने वाला, लर्निंग जो है फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, ना कि रिवॉर्ड के लिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है समझेंगे, जीन पियाजे के बारे में है। जीन पियाजे proposed the following of sequence of developmental stages, यानी जीन पियाजे ने, या पियाजे जीन, अच्छा उल्टा लिखा हुआ है, वाह, ये ऐसे ही दिया होगा आपके पेपर में भी, ट्रांसलेशन में इनकी महानता रहती ही है। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में बना नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है, मिठाई क्वेश्चन है, इसको खा के आप मजे कर सकते हैं। SPCF, सम पीपल कांट फोकस, अभी कल परसों भी हमने ये डिस्कस किया था, है ना।
SPCF सिंपल आंसर है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। संवेदी गामक जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 जिसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स एंड अबव। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी का सीक्वेंस गलत है क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पहले आएगा, ये सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे एक बार। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे यानी पियाजे के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 साल से ऊपर के बच्चे ही किस एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे एज पर जीन पियाजे, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड ओनली बाय द चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल। रौनक ate 11 chocolates, his sister ate twice as many, how many chocolates they both ate in total। ये तो बच्चा जो है, ये 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सॉल्व कर देगा। ये बेसिक गणित का सब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सवाल है। बी ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ये सॉल्व हो जाएगा 7 से 11 में, तो ये तो हट गया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है किससे, बी से, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी बोथ, तो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये क्या है, ये जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में क्योंकि रेशो की बात करेगा, है ना। तो यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का क्या संबंध है, तो इसमें रेशो, प्रोपोर्शन और दुनिया भर की बातें, रिलेशन, ये सब आ जाएगा। हाउ मेनी होल नंबर्स, ये 7 से 11 वर्ष में सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पे 7 + 9 कितना होता है, ये तो कोई भी बता ही देगा। तो बी ऑप्शन है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। हालांकि इस तरह के सवाल कई बार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी सॉल्व कर दिए जाते हैं, कि जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चीज फॉर्मल ऑपरेशनल में गायब नहीं हो जाएगी कि बच्चा ना समझ पाए, ठीक है ना। क्वालिटी अपनी तरफ से इंक्रीज कर लीजिए अगर देखने में समस्या हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लर्निंग, यानी कौन से वो तत्व हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है सोशल इंटरेक्शन। देखिए वाइगोस्की की जब बात आती है तो SCL, BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे हमें SCL याद रखना है जब बात वाइगोस्की की हो। S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं एज पर वाइगोस्की। सोसाइटी बोले तो समाज, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज, ये 3 महत्वपूर्ण चीज हैं जिनके द्वारा वाइगोस्की कहते हैं कि आपकी जो समझ है वो बेहतर होती है। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, कोई समस्या नहीं है, समझेंगे। देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, सोशल इंटरेक्शन की सही है, कल्चरल टूल्स की सही है, लैंग्वेज की सही है, रीइंफोर्समेंट की बात किसने की है, स्किनर कर रहे हैं, वाइगोस्की नहीं करते। कंस्ट्रक्टिविस्ट लोग रीइंफोर्समेंट की बात नहीं करते। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। अगेन वाइगोस्की ही बात हो रही है, देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार व्हेन टीचर्स मेक एडजस्टमेंट इन द सपोर्ट एक्सटेंडेड टू द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स करंट लेवल। देखो ध्यान रखना, सपोर्ट किसके हिसाब से एक्सटेंड हो रही है, बच्चे के करंट लेवल के हिसाब से, यानी टेम्परेरी हेल्प है। टेम्परेरी हेल्प मतलब स्कैप फोल्डिंग है, यानी मचान है, ठीक। मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, ये वाइगोस्की से इनका कोई नाता नहीं है। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, कल भी बताया था, जब आप बैट पकड़ रहे हैं और बैट ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई आपको हेल्प करे पकड़ने में कि नहीं इसका ना ऐसे होनी चाहिए इसकी पोजीशन, है ना। आप जिम जा रहे हैं और आपका जो भी ट्रेनर है कोई भी, अगर आप गलत तरीके से कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हल्का सा आके हेल्प कर दे कि इसका ना पोस्चर ये होना चाहिए। तो ये क्या है, वो टेम्परेरी हेल्प है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि जहां आप अटक रहे हैं या आपको आपके लेवल को बेहतर करने के लिए आपको हेल्प दी जाती है जहां पे आप अटकते हैं या जहां आपको प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी देखिए। देखो हिंदी में अगर कोई चीज गलत भी है, क्योंकि पेपर में भी वही हिंदी दी हुई होगी इन्होंने, फिर तो इंग्लिश को ही हम फाइनल मानेंगे। ये आपके एग्जाम में सारे लगभग एग्जाम के बोर्ड्स यही बात कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक। तो अगर इस तरह की कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो समझ जाया करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग द चाइल्ड्स मॉरल डेवलपमेंट इन स्टेज 3 समझ रहे हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मेंटेनिंग म्यूचुअल रिलेशन, द गोल्डन रूल रेफर्स टू द स्टेज वेयर।
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है स्वर्णिम नियम वाले स्तर को कहा गया है। ये इतनी खराब जो ये ट्रांसलेशन है आपके पेपर में एज इट इज आई है ना। और कल कोई पूछ रहा था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। यस, आपके पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ किस चीज की, क्या वो आज लाइक शेयर करने में कंजूसी। देखिए, अगर हम बात करें स्टेज 3 की, जिसको गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं। द चाइल्ड वांट्स टू प्लीज एंड हेल्प अदर्स, सही बात है, बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना चाहता है और उनकी सहायता करना चाहता है, चलो मान लिया। बी ऑप्शन है द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द सोशल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटीज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर। ये तो 4th स्टेज हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर, कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर का पालन होना चाहिए, रूल्स को माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो समाज चलता है। तो वो तो अलग चीज हो गई। राइट एक्शंस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, नीड्स एंड राइट्स व्हिच आर अनोनिमसली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ गुड बॉय गुड गर्ल, है ना, गुड बॉय और गुड गर्ल, सिंपल बात है। तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरों से क्या पाने में, तारीफ सुनने के लिए काम किए जाते हैं 3rd स्टेज में, ठीक। तो वो ए ऑप्शन ही है। फिर भी 4th ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। चाइल्ड नॉट ओनली कीप इन माइंड द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो द लिमिट्स टू विच द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल। ये बात होती है 6th स्टेज की। तो 3rd स्टेज के अकॉर्डिंग सिर्फ ए ऑप्शन ही सही है। और बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना, वो मतलब दूसरे खुश होंगे, आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड होंगे, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं। ये वो वाली मॉरलिटी है जो टीचर्स ये मोटिवेशन देते हैं ना, माँ बाप के लिए कुछ करो, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट वो गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है, 3rd स्टेज है, ठीक है ना। कायदे में आपको होना चाहिए कहीं 5th 6th स्टेज पे, बट जब पेट की भूख नहीं मिटेगी तो बाकी के स्तर बहुत बाद में आते हैं, है ना। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हावर्ड गार्डनर प्रपोज्ड और पोर्टफोलियो संग्रह करने वाली फाइल है। हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, 1983 में बुक आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है उन्होंने। तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज अ प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर पर प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ 7 इंटेलिजेंसेस इन अ हायरार्किकल ऑर्डर, सही लग रहा है। इंटेलिजेंस इज अ जेनेरिक एबिलिटी दैट ही लेबल्ड एज जी फैक्टर, ये तो स्पीयरमैन ने कहा है, जी फैक्टर जैसी बात गार्डनर ने कोई नहीं की। फिर आता है डी ऑप्शन, इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। देखो बी हो सकता था सही या डी हो सकता था सही, दोनों में से बेटर कौन है, दोनों में से बेटर है डी ऑप्शन, क्योंकि आज की डेट में जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो बुद्धि के 8 प्रकार हैं। पहले 7 थे, जब 1983 में इनकी बुक आई थी तो उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थे वो 7 थे, बाद में वो 8 हो गए, अभी और भी बढ़ गए, बट एनसीईआरटी अभी भी 8 प्रकार को ही फॉलो करता है, ठीक। तो इस 7 के साथ हम जा नहीं पाएंगे, अगर ये डी ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो हम 7 के साथ भी चले जाते। कई बार पेपर में ऐसा हुआ 7 ही दे रहे हैं आज तक, तो वो पुराने थॉट से दे रहे हैं, तो हमें तो भैया सही नंबर से मतलब है, सही उत्तर से, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस कंप्राइजेस ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज। ये बात सही है कि बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं, मल्टीपल टाइप्स सेवरल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज आती हैं, यानी कई प्रकार हैं। यहाँ पे इन्होंने नंबर नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हायरार्किकल नहीं है, ये बात सही है, आप में से शायद कोई समझ भी पा रहा है, ये बात लिखी भी है किसी ने, हायरार्किकल नहीं है, अनुक्रमित नहीं है, है ना। हायरार्की का मतलब है एक दूसरे से ऊपर है, स्टेजेस हैं जिसमें, है ना, कि ये फर्स्ट लेवल है फिर सेकंड है, लेवल के हिसाब से नहीं। उन्होंने 8 इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस दिए हैं, ये बात बहुत ही अच्छी आपने नोट की। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। सेवरल टेलीविजन कमर्शियल्स डिपिक्ट मैन एंड वुमेन इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स, हाउ शुड अ टीचर डिस्कस दिस इशू इन हर क्लासरूम। यानी बहुत से टेलीविजन पे जो आपके कमर्शियल्स आते हैं, विज्ञापन आते हैं, उसमें पुरुष महिलाओं को उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाया जाता है। यानी महिलाएं हैं वो किचन में खाना बना रही हैं और पिताजी हैं वो गाड़ी से ऑफिस से आ रहे हैं। तो ये क्या स्टीरियोटिपिकल भूमिका है। ऐसी भूमिकाओं में कई कमर्शियल्स में, कई विज्ञापनों में दिखाया जाता है महिलाओं और पुरुषों को, बात तो ठीक है। हाउ शुड अ टीचर डिस्कस दिस इशू इन हर क्लास। आप एज अ टीचर जो कि जेंडर पैरिटी में यानी लिंग समता में विश्वास रखते हैं, वो इसको कैसे टैकल करेंगे। शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स मेड इन टेलीविजन कमर्शियल्स एट फेस वैल्यू। वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप में स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा ऐसे ही तो होता है, महिलाएं तो खाना ही बनाती हैं घर पे, है ना, या तो वो तो कपड़े ही धोएंगी अगर किसी एक वॉशिंग पाउडर का ऐड है तो, है ना, वो तो ऐसे ही तो करते हैं, यही तो हमारे समाज में ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए सबको। तो परिवर्तन जीवन में कभी नहीं आएगा, फिर कोई भी परिवर्तन होने का ही नहीं।
बी ऑप्शन है शी शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एनालाइज इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजन्ड डिसीजन, यानी वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक विज्ञापनों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। ये बात सही है कि बच्चा क्रिटिकली हर एक एस्पेक्ट को सोचे कि क्यों भैया किस मेल्स के हाथों में क्या दिक्कत है, वो कपड़े नहीं धुल सकते जो एड में आपको फीमेल्स ही दिखानी थी। हालांकि कुछ एड्स ऐसे भी हैं, अभी अगर आप देखते हैं वॉशिंग पाउडर के एड में महिलाओं के साथ साथ सलमान खान को भी खड़ा कर देंगे, वो बात अलग है, वो कपड़े नहीं धोते वहां पे, वो बस लेके आ जाते हैं बीच में। ठीक, तो ये बात सही लग रही है हमें कि क्रिटिकली सोच पाए बच्चे कि ये काम क्या सिर्फ महिलाओं का ही है ना। सी ऑप्शन है she should encourage students to reach conclusion on the basis of given facts in the commercial। कमर्शियल में कौन से फैक्ट्स हैं? अगर वो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन है तो उसमें फैक्ट्स कहां हैं? फैक्ट्स तो देखने को भी नहीं है। फिर है डी ऑप्शन, she should encourage students to imitate the behavior of men and women shown in the commercials, यानी वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करे कि भाई ऐसे ही होता है हमारे समाज में और यही बिहेवियर तुमको इमिटेट करना है। अगर विज्ञापन में लड़कियों को खाना बनाते हुए दिखाया गया है और पुरुषों को ऑफिस में या टीवी के सामने बैठे हुए दिखाया गया है तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये सारी बकवास बातें हो गई। एक ही बात सही है यहाँ पे कि आपको एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को टू एनालाइज इट, इसका विश्लेषण करें कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, है ना, और ऐसा होता क्यों है। इट क्रिटिकली एंड अराइव एट अ रीजनेबल डिसीजन, कि बच्चा तार्किक, भाई हमें तर्क दिया है ना भगवान ने, एक बुद्धि दी है। जिनकी डेवलप नहीं होती वो मान लेते हैं चीजें, और जिनकी डेवलप हो जाती है थोड़ी वो क्वेश्चन कर लेते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में जो लोग होते हैं वो बेचारे लड़ते रहते हैं, उनके पास रीजनिंग भी कम होती है और मानते भी नहीं है वो, तो कोई बात नहीं, बट ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं ना, आलोचनात्मक चिंतन, कि आप लॉजिक से समझें किसी चीज को, जस्ट मान ना लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में, हु सेड थॉट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, यानी पहले विचार आया और बाद में भाषा आई। समझ रहे हैं ना, थॉट और लैंग्वेज, यानी विचार पहले आया कि भाषा पहले आई। आप क्या सोचते हैं बताइए जरा कमेंट करके, कि हम तो सोचा ही नहीं आज से पहले इसके बारे में। थॉट पहले आया कि भाषा पहले आई, विचार या भाषा? और कौन है जो कहता है कि थॉट पहले आता है बाद में भाषा आती है? मतलब जब मुझे इस बॉटल के बारे में कोई बात करनी है तो इस बॉटल को देख के थॉट पहले मेरे दिमाग में आया होगा, भाषा का इस्तेमाल मैंने बाद में किया होगा। या फिर जब मुझे भाषा प्रयोग करनी भी नहीं आती होगी एज अ चाइल्ड, तब भी मेरे को देख करके इस पेन को कुछ तो विचार आया होगा दिमाग में, तो विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? पियाजे कहते हैं। जब हम बोलते भी हैं, मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस दौरान भी मैं पहले कुछ सोच रही होंगी, ये चीज इतनी तेजी से हो रही है कि मैं पहले सोच रही हूँ और फिर बोल रही हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कि वो इतना ऑटोमेटेड है। तो ये थॉट पहले आया और विचार बाद में, सॉरी भाषा बाद में, ऐसा पियाजे कहते हैं। इसका उल्टा वाइगोस्की बिल्कुल नहीं कहते हैं। कई लोग रट लेते हैं कि वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा पहले आई विचार बाद में, ऐसा कुछ नहीं कहा वाइगोस्की ने। वाइगोस्की ने कहा शुरुआत में भाषा और विचार इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनका उल्टा नहीं कहा वाइगोस्की ने। पियाजे ने कहा भाई थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज एंड नॉट ओनली प्रोसीड्स बट ऑल्सो डिटरमाइन्स इट, यानी भाषा का निर्धारण भी करता है थॉट, और इससे पहले तो आता ही है। ऐसा जीन पियाजे कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे इस बार क्वेश्चन आए ही हैं। देखिएगा एक बार, Which of the following statement regarding proposals made by National Education Policy 2020 is not correct? कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क कह लीजिए, एक सजेशन वर्क कहेंगे, SW, ठीक, कहा था कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 1.5 घंटे का वीडियो है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, नहीं तो कोशिश कीजिए पढ़ाई के वीडियो जब आप देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के ना देखें, उनको तसल्ली से दिमाग में उतरने दें, है ना। आप मूवी देख लेते हैं 3 घंटे की तो रोक रोक के देख लीजिए बेशक, लेकिन पढ़ाई का वीडियो भी प्रॉपर जाने दीजिए, दिमाग में बैठने दीजिए उसको। जल्दीबाजी में मत देखिए, जल्दीबाजी में आप देख तो लेंगे, वो दिमाग से कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा, है ना। और कोशिश करिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते भी जाएं। ठीक, तो कौन सी एक बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है NEP 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। ये बात तो सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि विभिन्न प्रकार की विधियों का और योजनाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन में, मतलब डिफरेंट तरीके से आप बच्चों को असेस करें, ये बात तो सही है। दूसरा पॉइंट है, लेकिन हमें तो फॉल्स चाहिए ना, गलत चाहिए हमें, जो सही नहीं है।
बी ऑप्शन है एनईपी 2020 प्रपोजेस शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव। देखो ऐसा कहीं एनईपी ने नहीं कहा कि आप योगात्मक मूल्यांकन की ओर ले जाओ रचनात्मक मूल्यांकन से, बल्कि समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ लेके जाना होता है। फॉर्मेटिव में एक्टिविटीज होती है, समेटिव में जजमेंट होता है, रैंकिंग होती है। जो ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं वो समेटिव में आते हैं। फॉर्मेटिव में जितने भी आपके अलग अलग तरह के टास्क है, असाइनमेंट है, एक्टिविटीज हैं वो आती हैं। तो फॉर्मेटिव टू समेटिव नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव होना चाहिए कायदे में। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रचनात्मक पे हमें जाना है, ना कि योगात्मक पे। ठीक, प्रपोजेस दैट अपार्ट फ्रॉम असेसमेंट बाय द टीचर अदर वेज सच एज सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट होना चाहिए, ये बात सही है। एनईपी 2020 प्रपोज करता है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो प्रोग्रेस होनी चाहिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो। बच्चे का संज्ञान, शारीरिक और इमोशनल पक्ष शामिल हो, ये बात तो सही है। तीनों बातें सही हैं, एक ही बात गलत है कि ये शिफ्ट चाहती है एनईपी हमारी फॉर्मेटिव से समेटिव में। और क्योंकि ये सही नहीं है इसीलिए सही है, क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। तो आंसर जो है वो बी हो गया, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा एक बार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शुड टर्म्स टेक स्लो लर्नर्स, यानी ये जो टर्म्स है, किसी को स्लो लर्नर कह दिया, किसी को ब्रिलियंट कह दिया, किसी को एवरेज कह दिया, बी यूज टू डिस्क्राइब स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, यानी क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को कहो तुम स्लो लर्नर हो, है ना, मेधावी कहो कोई अच्छा करे तो, औसत कहो अगर कोई एवरेज बच्चा है तो। शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। बताइएगा लानी चाहिए क्या इस तरह की शब्दावली? बच्चों को आप बुला रहे हैं इस नाम से, कह रहे हैं वो तो एवरेज बच्चा है, ये तो मेधावी है, लेबलिंग कहते हैं इसको, है ना, इसको लेबलिंग कहते हैं। लेबल नहीं करना बच्चे को, है ना। अगर हम बात करें तो कौन सा आंसर सही होगा? ये बात बिल्कुल गलत है, हम बच्चे को लेबल नहीं कर सकते, तो ये यस तो होगा ही नहीं। जहां भी यस लिखा है उसको तो हटाई दो, क्योंकि बच्चे पे ठप्पा नहीं लगा सकते, लेबलिंग कहते हैं इसको। नो दीज टर्म्स लेबल चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी एंड आर नॉन इंक्लूसिव। ये क्या है? नॉन इंक्लूसिव है, समावेशी नहीं है। हर बच्चे को साथ लेके चलना है, आपको ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। डी ऑप्शन है नो दीज कैटेगरीज आर नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू ऐड मेनी मोर कैटेगरीज। ये तो और खतरनाक है भैया, और कैटेगरी लाओ, बच्चों को बांटते ही जाओ बस आप, है ना, लेबल करते जाओ। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर रिस्पेक्ट। डाइवर्सिटीज, किस तरह की विभिन्नताओं को एक टीचर को सम्मान देना चाहिए, इंक्लूडेड इन हर क्लासरूम। एक अध्यापिका को अपने कक्षा कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए, यानी किस तरह हम सभी विभिन्न हैं। भाई आप अगर 11,000 लोग यहाँ देख रहे हैं अभी, या मान लीजिए हम लोग यहाँ 2 लोग रूम में बैठे हुए हैं, तो या इवन ट्विंस भी हैं, जो बच्चे साथ में लगभग पैदा हुए सेम टाइम पे, वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। दुनिया में 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, है ना, फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ऐसे ही लोग भी अलग होते हैं। अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तभी हम देखते हैं विचारों का मतभेद भी होता है, और मजा भी तभी आता है, रंग भी तभी है जीवन में। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोबोट्स बन जाएंगे फिर हम, ठीक है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है, एक टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे के कल्चर की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो उसके भाषा की डाइवर्सिटी हो, उसके समाज की हो, उसके रीजन की हो, उसके थॉट की हो, किसी भी तरह की, रंग की हो, ठीक है ना। हम सब अपने रूप, रंग, भाषा, शैली सब में विभिन्न है। मेरे को ये आंसर ऐसा है जिसमें कोई आंसर नहीं है। सीटेट ने इसमें सबको फ्री के नंबर दिए हैं, उन्होंने कहा 9, यानी फ्री नंबर, फ्री मार्क्स, है ना, फ्री मार्क्स। तो आपने जो भी आंसर दिया सब सही है, क्योंकि इनको कायदे में ऑल ऑफ द अबव का एक ऑप्शन देना चाहिए था, या 1 2 3 4 चारों का ऑप्शन देना चाहिए था। आप बच्चे के क्षेत्रीय प्रभाव को या डाइवर्सिटी को भी मानेंगे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से, तो सबको आप रिस्पेक्ट करेंगे। सोशियो कल्चरल जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उनकी भाषा है, इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति है, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो सब की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर था। इसमें सारी ही बातें सही हैं, बट क्योंकि कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर लेंगे तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि चारों सही हैं, ऐसा सीटेट ने कहा। गलती इनसे भी होती है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो मूर्ति देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मूर्ति A grade 4 student is able to read only at the level of grade 1, यानी कक्षा 4 में है, ये बच्ची है मूर्ति, अपना नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ, लेकिन ये पढ़ाई जो है कर पाती है वो किस लेवल पे ज्ञान है इनका, क्लास 1 के लेवल का, ठीक, मतलब पीछे है, स्लो है, बैकवर्ड है। He also has difficulty matching sounds, साउंड को मैच करके स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ने में दिक्कत है, रीडिंग लेटर्स,
मूर्ति शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, यानी मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। यानी वो वैसे तो कक्षा 4 में, बट पढ़ने की जो क्षमता है वो एक कक्षा 1 वाले बच्चे की जितनी है। ठीक। दूसरा क्या है, मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने में, कि भैया CH मिलके च की साउंड आएगी, ये करने में दिक्कत होती है, यानी पढ़ने में दिक्कत होती है। वर्तनी यानी स्पेलिंग को समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में कठिनाई है। तो पठन वैफल्य किसको कहते हैं? डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल, चलने फिरने, बटन लगाने, टाई बांधने, शू लेसेस को बांधने में, इन सब में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। पेन पकड़ने में। डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी परेशानियां होंगी। डिस्ग्राफिया में राइटिंग संबंधित, यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं हुई, स्पेलिंग का मतलब यहाँ पे समझने से था, लिखने से नहीं था। तो डिसलेक्सिया होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर का, है ना। डिसलेक्सिया इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है। ये कहता है अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी एक टीचर जो है, एक शिक्षक या शिक्षिका पहचान सकता है क्रिएटिव बच्चे को। क्रिएटिव मतलब कुछ नया करने की क्षमता जिन बच्चों में होती है, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता जो बच्चे रखते हैं, उनको कैसे पहचाने एक टीचर। शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। देखो कन्वर्जेंटली का क्रिएटिव से कोई संबंध नहीं है। कन्वर्जेंट होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति का, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा जेपी गिलफर्ड ने कहा है, जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दी है। देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स। पॉपुलर तो बच्चे अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं, है ना। कोई दादागिरी करे वो भी पॉपुलर हो सकता है। ठीक। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। हाँ, इनोवेटिव का मतलब है कुछ मौलिक, कुछ ओरिजिनल सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ डाइवर्जेंट सोचना, कुछ अपसारी सोचना, है ना। ओरिजिनल थिंकिंग का साइन है कि बच्चा क्रिएटिव होगा, कुछ डिफरेंट करेगा, क्योंकि वो डिफरेंट सोचता है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क, तो ये तो रटना कहेंगे, मेमोरी बेस्ड हो गया। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखता है, कहता है व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। यानी बच्चे को आवेगशीलता, इम्पल्स है ना, 1 मिनट में कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस को, गुस्सा आया एकदम पीट दिया सामने वाले को, है ना, या फिर कुछ भी उठा के फेंक दिया, इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं। ठीक है बात, कि बच्चा इम्पल्सिविटी है, यानी वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। लो अटेंशन स्पैन, ज्यादा देर तक अटेंशन टिका के नहीं बैठ पाता एक जगह पे, उल्टी सीधी हरकतें या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। इसके अलावा अगर हम कहें व्यग्र है बेसिकली। इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ पाता, यानी अटेंशन में डेफिसिट है और हाइपर एक्टिव है, यानी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अगर शुरुआत के कुछ सालों में हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 5-7 साल के बाद भी बनी रहे तो प्रॉब्लम है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ADHD कहते हैं इसको इन शॉर्ट, है ना, कि बच्चे की अटेंशन एक जगह पे वो टिक्का करके नहीं बैठ पाता, अटेंटिव नहीं रह पाता, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा। इसको छोटे छोटे आपको टाइम स्पेन इसके लिए कम करना पड़ेगा, पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाकर के धीरे धीरे अटेंशन स्पेन इनका बढ़ पाएगा या हम पढ़ा पाएंगे इनको। ठीक है। देखो ऑटिज्म की अगर हम बात करें, गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी, ये ना तो ऑटिज्म का लक्षण है। ऑटिज्म वाला स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करेगा, सोशली चीजों से बचेगा, लेकिन ये इंपल्स वाला या लो अटेंशन स्पेन की जो दिक्कत है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारी क्लास जेंडर न्यूट्रल क्लास है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन, यानी समावेशन को कौन सी स्ट्रेटजी इंक्लूड नहीं करती। समावेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बताइएगा एक बार, हर बच्चे के लिए शिक्षा, बताइए। लुक बुक। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, हर कोई सीख पाए। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये तो अच्छी बात है, हमसे तो नॉट पूछा है, क्या सही नहीं है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग लेवल पे हम सिखा पाए, जैसी उनकी सीखने की पेस है सीखने का। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, यानी बच्चों के अनुसार पाठ्यचर्या बनाई जाए। लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग, कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया और दूसरे जो जिनके मार्क्स कमा रहे हैं उनको अलग थलग कर दिया, लेबल करने वाली बात है एक तरह से। तो एबिलिटी ग्रुपिंग अच्छी नहीं मानी जाती। अगर करनी भी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, अलग अलग क्षमता के बच्चे हों जिसमें एक ग्रुप के अंदर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस वाला बच्चा कौन सा होगा, प्रतिभाशाली, जिसकी क्षमताएं नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्षमताएं हो, आईक्यू ज्यादा हो सकता है, चीजों को जल्दी समझ लेगा, मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेगा, या याद अच्छे से रख पाता है, समझ जल्दी जाता है, मतलब बाकी बच्चों से जो मानसिक क्षमताएं हैं वो ऊपर हैं प्रतिभाशाली बच्चे की। प्रतिभाशाली भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है जिसका आईक्यू ज्यादा है, दूसरा जो क्रिएटिव है, तीसरा जो कुछ अलग टैलेंट रखता है। जनरली गिफ्टेडनेस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हाई आईक्यू की ही बात हो रही है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हाई आईक्यू वाले बच्चे की ही बात करने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आईक्यू जिसका ज्यादा है यहाँ पे प्रतिभाशाली से मतलब वो है। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, हाँ बिल्कुल, रेंजोली ने कहा है ACC, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी, ये 3 लक्षण गिफ्टेडनेस के होते हैं। तो कमिटमेंट होता है, ठीक बात है। प्रेफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से वो अपने आप काम करना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि किसी हेल्प बहुत ज्यादा लेने या ग्रुप में। सी ऑप्शन है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। एक सेकेंड, हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, कमाल कर दिए हैं। अच्छा, ये CD ऊपर नीचे कर दिए हैं, एक बार आज मैं ये चेक कर लूंगी कि पेपर में ऐसा ही था या हमारे टाइपिस्ट जी आजकल कुछ नशे वशे करके टाइप कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, यानी किसी समस्या पर एक ही काम को बार बार दोहराने की व्याकुलता ये बच्चे में नहीं होती। अगर बच्चा ऐसा है तो वो गिफ्टेड नहीं है, कि सेम चीज को करने से तो ये बोर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है, तो इनको चैलेंजिंग टास्क चाहिए होते हैं, नहीं तो ये बोर हो जाते हैं। तो हिंदी में सी होगा ऑप्शन और इंग्लिश में डी होगा। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, मल्टीपल तरीके ही अपना लेंगे। अच्छा, फिर भी हम इंग्लिश वाले को ही, अगर ऐसा पेपर में भी हुआ होगा, आज मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर पेपर में भी ऐसा ही हुआ होगा तो क्या होगा, आंसर डी होगा। फिर आप इंग्लिश वाले को फाइनल मानेंगे, क्योंकि इंग्लिश को ही फिर ये लोग फाइनल मानते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने फालतू में फ्री नंबर नहीं दिया सबको, इनकी ही गलती से, तब भी ये आपके नंबर चले जाएंगे। तो डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अगर हम बात करें 21st क्वेश्चन की, तो आर टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज विच फोकस ऑन, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। कक्षा प्रबंधन कौशल क्या है कि क्लासरूम को मैनेज कैसे करेंगे, बच्चे शोर मचा रहे हैं या पढ़ने पे अगर उनका फोकस नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे क्लासरूम को, कौन सी एक स्ट्रेटजी यहां सही है। देखिए, कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स, रिजिड रूल्स बिल्कुल नहीं अपनाने, फ्लेक्सिबिलिटी का जमाना है, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं है, तो टूट जाएंगे। जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ, है ना। कुछ चीजों को लेकर थोड़े बहुत रिजिड हो सकते हैं आप, जैसे अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आपके जीवन के, अदरवाइज रिजिडिटी की जरूरत है नहीं। एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे से सेम व्यवहार कैसे भाई, रोबोट्स थोड़ा ना है कि सब एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी आप हिटलर बन जाएंगे, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, कंट्रोल हो जाएगा फिर तो। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी बच्चों को कह दो कोई सवाल नहीं करेगा, बोल दिया ना बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, शांत रहना है तो शांत रहना है ना। अब सिर्फ शांत रहने ही बच्चा आएगा स्कूल में तो डाउट्स कब क्लियर होंगे, उसको मजा नहीं आएगा सीखने में, तो फायदा क्या है। देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बच्चों को बस शांत करा देना किसी भी हाल में। ठीक, समझ पा रहे हो। चलिए डी ऑप्शन देखिए, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज नहीं भी लोगे अभी तो भी चल जाएगा, कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही, अगर इधर उधर वेबसाइट्स पे मिल जाएं या करियर पे भी आपको कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की फॉर्म में मिल जाएंगे, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को अलग अलग सेट अटेम्प्ट कीजिए, और ये वो फ्री होते हैं मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों, क्योंकि कई लोगों से मेरी भी बात हुई है, तो उस केस में आप प्रीवियस ईयर को ही अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं पता, कोई पेपर नहीं बनाने वाला, तो शांति से आप सिर्फ वही कीजिए जो प्रीवियस ईयर में है, क्योंकि इतने सारे सेट हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर लो कॉमन सब्जेक्ट। डी ऑप्शन है गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बात एकदम सही है कि अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, अपनी प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालने के लिए, यानी गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी बच्चा खुद का जो बिहेवियर है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं वो बेवजह क्लास में कई बार इनडिसिप्लिन क्रिएट करता रहता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, खुद के बिहेवियर पे उसका ध्यान ही नहीं है, पढ़ने पे उसका ध्यान ही नहीं है, ठीक है ना।